नमस्कार, लाख टके की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आज तमाम बड़ी खबरें लाख टके की बात में हम आपको दिखाएंगे और शौर्य को लेकर कौन सवाल पूछ रहा है, कौन सबूत मांग रहा है, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले नजर 10 बड़ी खबरों पर। पाकिस्तान के एक और झूठ का पर्दाफाश हुआ है। मुंबई अटैक के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद के संगठन जमात-उद-दावा और फलाह इंसानियत पर बैन लगाने का उसका दावा झूठा निकला। पाकिस्तानी हुकूमत के ताजा फरमान में हाफिज का संगठन जमात-उद-दावा सिर्फ निगरानी लिस्ट में है। पाकिस्तान के गृह मंत्री ने कहा कि हाफिज के दोनों संगठनों पर सिर्फ निगरानी की बात कही गई थी, उस पर कोई बैन नहीं लगाया गया है। इसके पहले 21 फरवरी को जारी आदेश में पाकिस्तान ने दावा किया था कि जमात-उद-दावा फलाह इंसानियत को बैन कर दिया गया है। पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को सौंपे डोजियर में टेरर कैंप के पुख्ता सबूत दिए हैं। न्यूज नेशन के पास डोजियर की एक्सक्लूसिव कॉपी है। आतंकी अड्डों का सबूत देते डोजियर में ट्रेनिंग लेने वाले आतंकियों के नाम और पते के साथ बालाकोट आतंकी कैंप के अंदर की तस्वीरें भी हैं। कैंप की सीढ़ियों पर बने यूके, यूएसए, इजराइल के झंडों की तस्वीरें हैं। डोजियर में मसूद के बहनोई यूसुफ के मारे जाने का जिक्र है। साथ ही ट्रेनिंग कैंप का टाइम टेबल भी साझा किया गया है। पुलवामा हमले के बाद भारत ने बालाकोट आतंकी कैंप को एयर स्ट्राइक कर तबाह कर दिया है। जैश आतंकी मसूद अजहर की मौत की अटकलों के बीच उसका ठिकाना भी बदलने की खबरें आ रही है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी मसूद अजहर को पाक आर्मी हॉस्पिटल से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। पुलवामा हमले के आरोपी को बहावलपुर में जैश के गोदगनी कैंप में होने के कयास लगाए जा रहे हैं। यूएन में उस पर कस्ते शिकंजे और भारत के कड़े रुख के बाद पाकिस्तान मसूद को लेकर लगातार नए पैंतरे आजमा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब चुनावी मोड में आ चुके हैं। पटना में संकल्प रैली और अमेठी में राहुल को घेरने के बाद मोदी अब मिशन गुजरात पर हैं। पीएम 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। उन्होंने आज जामनगर में नर्मदा प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इसके जरिए नर्मदा का पानी जामनगर पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने पाटीदारों को भी साधने की कोशिश की। कड़वा पटेल समाज के कार्यक्रम में उन्होंने 1000 करोड़ की लागत से बनने वाले मंदिर परिसर की आधारशिला रखी। वहीं पीएम मोदी ने अहमदाबाद में मेट्रो की शुरुआत कर लोगों को नई सौगात दी। दुनिया के सुपर पावर अमेरिका पर कुदरत का कहर जारी है। नॉर्थ कैलिफोर्निया में बाढ़ के कहर के बाद अल्बामा में समुद्री तूफान ने तबाही मचा दी। अल्बामा राज्य में टॉर्नेडो से 23 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ तूफान की वजह से जगह जगह पेड़ उखड़े हुए हैं। तूफान के बाद पूरे राज्य में अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही राहत और बचाव कार्य भी तेज कर दिया गया है। रेस्क्यू टीम ने तूफान में फंसे हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। हालांकि ली काउंटी शेरिफ ने दावा किया है कि हालात काबू में है। ब्रिटेन में फ्रेया तूफान तबाही मचा रहा है। 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चली तूफानी हवाओं के बाद समंदर में कई फीट ऊंची लहरें देखने को मिली। डरावनी लहरों के बीच प्रशासन ने लोगों को समंदर से दूर रहने को कहा है। वहीं तूफान के बाद हुई भारी बर्फबारी ने सड़कों और रेल लाइनों को पूरी तरह से जैम कर दिया है। करीब 6 इंच तक हुई बर्फबारी की वजह से सड़कों पर गाड़ियां फंस गई। तेज हवाओं के बाद कई इलाकों में पेड़ गिरने से पावर सप्लाई भी रुक गई और सैकड़ों घर अंधेरे में डूब गए। फ्रेया तूफान की तेजी देखते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। ब्राजील में रियो कार्निवल की धूम है। रियो डी जेनेरियो की सड़कों पर रंग बिरंगे परिधानों से सजे दीवानों की भारी भीड़ देखी जा रही है। यहाँ लोग सांबा की धुनों पर थिरकते हुए देखे जा सकते हैं। यहाँ बड़ी बड़ी हस्तियों का मुखौटा लगाकर खास अंदाज में नाचते गाते हुए लोगों को देखा जा सकता है। 6 मार्च तक चलने वाले रियो कार्निवल की अजब मस्ती को देखने के लिए दुनिया भर के लोग पहुँच रहे हैं। देश भर में आज महाशिवरात्रि की धूम रही। सुबह से ही शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। उज्जैन से लेकर तमाम ज्योतिर्लिंगों में श्रद्धालुओं का सैलाब देखा गया। वहीं प्रयागराज कुंभ मेले में महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। रात से ही श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाने लगे थे। 14 जनवरी से चल रहे कुंभ मेले का आज अंतिम शाही स्नान है। प्रशासन के मुताबिक महाशिवरात्रि के मौके पर करीब 1 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। उत्तर प्रदेश के मेरठ में थप्पड़ के बदले कत्ल की सनसनीखेज वारदात देखने को मिली। पुलिस के मुताबिक विवाह समारोह में छेड़छाड़ का विरोध करने पर शुरू हुई रंजिश कत्ल की वजह बन गई। कमला रोड इलाके में पूर्व पार्षद के भतीजे मुसारिब ने एक शख्स को छेड़छाड़ से रोका तो आरोपी ने उसे गोली मार दी। युवक की हत्या के बाद घर में मातम पसरा हुआ है। हत्या के विरोध में आक्रोशित लोगों ने थाने के सामने हंगामा किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ऑस्कर में परचम लहराने के बाद हिंदुस्तान की 2 बेटियां स्वदेश लौटी। दिल्ली के नजदीक हापुड़ की रहने वाली स्नेहा और सुमन जब अपने घर पहुंची तो लोगों ने जोरदार स्वागत किया। ढोल नगाड़ों के बीच स्नेहा और सुमन को फूल मालाओं से लाद दिया गया। खुशी में लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते दिखाई दिए। स्नेहा और सुमन हापुड़ के काठीखेड़ा गांव में सैनिटरी पैड्स बनाने का काम करती हैं। स्नेहा और सुमन के अभिनय वाली फिल्म पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में ऑस्कर जीता है।
हिंद के शूरवीरों ने पाकिस्तान से बदला ले लिया, लेकिन हिंदुस्तान में सियासत गर्म है। विपक्ष मारे गए आतंकियों का आंकड़ा मांग रहा है। जिस तरह का प्रमाण अमेरिका की सरकार ने उसामा बिन लादेन के बारे में पूरे विश्व को दिया, उस तरह का प्रमाण हमको भी देना चाहिए। कि अगर जैसे सुषमा जी कहती थी ना कि अगर 2 सर कटेंगे हमारे जवानों के तो हम 6 वापस लेकर आएंगे, तो लेकर आओ ना भाई, बताओ हमें। वो 250 लोगों की बात बताओ। हम राजनीति नहीं कर रहे, राजनीति ये कर रहे हैं कि उनका मकसद ही केवल राजनीति है। मैं साफ तौर से पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के ये जो आंकड़े हैं, 250 कहीं 250, कहीं 300, कहीं 350, ये जो आंकड़े हैं, प्रधानमंत्री जी ने इन आंकड़ों का खुलासा क्यों नहीं किया? हमें तो सेना की बात पर पूरा भरोसा है। हमें तो लग ये रहा है कि अमित शाह जी को सेना की बात पे भरोसा नहीं है और वो सेना को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। जब भारत सरकार अधिकृत तौर पर ये कह रही है कि इसका अनुमान लगाना मुश्किल है कि कितने लोग मारे गए, तो ये जो 250 का आंकड़ा है, ये 250 का आंकड़ा कहां से आता है? देश में सवाल गर्म है कि बालाकोट में हिंद की कार्रवाई में कितने आतंकी ढेर हुए, लेकिन इस सवाल के बीच एक बड़ा दावा सामने आया है और खबरों के मुताबिक नेशनल तकनीक रिसर्च संगठन यानी कि NTRO बालाकोट में चल रहे जैश कैंप का सर्विलांस कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक NTRO ने तकरीबन 300 आतंकियों के मोबाइल फोन सर्विलांस पर रखे थे और एयर स्ट्राइक से ठीक पहले 300 फोन बालाकोट कैंप में एक्टिव थे। सूत्रों के मुताबिक एयरफोर्स को स्ट्राइक की हरी झंडी मिलने के बाद से ही NTRO आतंकियों पर नजर रखे हुए था। बताया जाता है कि उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक में भी NTRO की बड़ी भूमिका रही थी। NTRO ने ही आतंकियों के लॉन्चिंग पैड की जानकारी सेना को दी थी। साथ ही अपनी डायरेक्ट इमेजरी को भी सीधे दिल्ली में बने वॉर रूम से अपलिंक किया गया था। और इस बड़ी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी मधुरेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए न्यूज रूम से। मधुरेंद्र, किस तरीके से मॉनिटरिंग हुई? और सवाल क्योंकि आंकड़ों को लेकर ही उठाया जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि 300 फोन अगर सर्विलांस पर थे तो 300 लोग वहां मौजूद थे। जी हाँ, बिल्कुल। डिजिटल सिग्नेचर के तौर पर इसे देखा जा सकता है। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी NTRO को जिम्मा दिया गया था कि वहाँ पर जो एक्टिव सेल फोन्स हैं और उनके सिग्नल्स हैं, वो दरअसल आतंकियों की मौजूदगी के पुख्ता प्रमाण हैं, उनकी संख्या बल का पुख्ता प्रमाण है, लिहाजा उसको सर्विलांस पे रखा जाए। तो एयरफोर्स को जैसे ही इस ऑपरेशन को करने की इजाज़त दी गई, उसके बाद से ही NTRO लगातार वहाँ पर सर्विलेंस बनाए हुए था और जिस दिन एयर स्ट्राइक हुई है उस दिन भी जो डिजिटल सिग्नेचर्स बता रहे हैं उनके मुताबिक 300 फोन्स जो थे वो एक्टिव मोड में थे और उनका सिग्नल बेहद हाई था, जो इस बात की पुष्टि करता है कि वहां पर यानी बालाकोट स्थित जो जैश का आतंकी ठिकाना था वहां पर 300 आतंकियों की मौजूदगी थी और उसी मौजूदगी को एक तरह से समूचा जो एक तरह से NTRO का डिजिटल सिग्नेचर है वो प्रूफ के तौर पर बता रहा है। यहाँ जो वॉर रूम है उसको भी इस तरह के समूचे मैपिंग को साझा किया गया था और यही वजह है कि जो दावा किया जा रहा है कि 300 आतंकी इस हमले में मारे गए, उसका ये एक तरह बड़ा पुख्ता प्रमाण के तौर पर देखा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए मधुरेंद्र। हर सबूत पाकिस्तान में आतंक के अड्डे पर हिंदुस्तान के पराक्रम की गवाही दे रहे हैं, लेकिन यहां बवाल इस बात पर है कि कितने आतंकी मारे गए। पर सवाल यह है कि आखिर यह जानना जरूरी क्यों है कि कितने आतंकी थे? कौन यह बताएगा कि आतंकी कितने थे? और क्या यह पूछने वाले सेना के शौर्य पर शक कर रहे हैं? सियासत के बदलते चेहरों के बीच यह सवाल हर पल बड़ा हो रहा है और ऐसे लोगों को आज वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल BS धनोवा की बात जरूर सुननी चाहिए। If he planned to hit the target, we hit the target. Otherwise, why would he have responded? ANI, please. If he had dropped bombs in the jungle, there's no need for him to respond. एयर चीफ मार्शल BS धनोवा की जुबानी ये पराक्रम के सबूत भर नहीं, ये हर उस सवाल का जवाब है जो शौर्य पर सियासत बढ़ा रहे हैं।
26 फरवरी को पाकिस्तान के बालाकोट में भारतीय वायुसेना ने जैश ए मोहम्मद के कई ठिकानों को तबाह कर मिट्टी में मिला दिया था। कई आतंकी ढेर कर दिए गए। हिंद के इस पलटवार ने पाकिस्तान को पानी पानी कर दिया। बौखलाए पाकिस्तान ने अगले दिन अपने F-16 विमान से हिंदुस्तान पर हमले की नाकाम कोशिश की, लेकिन हिंदुस्तान में कुछ लोगों को उस एयर स्ट्राइक का सबूत चाहिए, मारे गए आतंकियों का आंकड़ा चाहिए। Bomb damage assessment that is done post a mission calculates the number of the target you've been hit or you've not been able to hit. We can't count how many people have died. That depends on how many people were there. बॉम्ब डैमेज असेसमेंट के आधार पर वायुसेना अध्यक्ष एयर स्ट्राइक को कामयाब बता रहे हैं। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि ये असेसमेंट होता कैसे है। बॉम्ब डैमेज असेसमेंट को बैटल डैमेज असेसमेंट भी कहा जाता है और इसके जरिए दुश्मन को पहुंचे नुकसान के आकलन के कई तरीके होते हैं। हथियार में लगे कैमरे, गन कैमरा, सैटेलाइट इमेज, टारगेट एरिया का दौरा करके जिसके लिए मिलिट्री इंटेलिजेंस से मिली जानकारी का इस्तेमाल किया जाता है। जाहिर है कि हिंदुस्तान का हमला पाकिस्तान में हुआ तो टारगेट एरिया का दौरा आसान नहीं, लेकिन वायुसेना अध्यक्ष ने यह साफ जरूर कर दिया कि हिंद का हमला आतंकी अड्डे पर हुआ, किसी जंगल या पेड़ पर नहीं। साउथ एशिया में सबसे तकरीबन बढ़िया एयरक्राफ्ट है वो मिराज 2000 है। उसने अपनी काबिलियत साफ तौर पे पाकिस्तान को दर्शा दी थी कारगिल युद्ध में। उस प्लेटफॉर्म के साथ में ये ले जा रहे थे इजरायली लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और प्रिसीशन गाइडेड म्यूनिशन। ये एक बॉम्ब है कम से कम कई करोड़ का होता है और ये फायर एंड फॉरगेट है। एक बारी इसके अंदर टारगेट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको फीड किया जाता है, उसकी फोटोग्राफ फीड की जाती है जो पहले सैटेलाइट के माध्यम से ली जाती है या ड्रोन्स के माध्यम से ली जाती है जो ली गई थी। तो ये टेरेन और फीचर की मैचिंग खुद करता है और उन कोऑर्डिनेट्स जो दिए उनको 100% विथ एन एक्यूरेसी ऑफ ±3 मीटर जाके हिट करता है। हिंद की वायुसेना का बयान साफ है और बालाकोट में आतंकियों के अड्डे पर बम बरसाए गए। आतंक का अड्डा समीदोज कर दिया गया और आतंक के खिलाफ ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। हिंदुस्तान का बदला अभी पूरा नहीं हुआ। I will not comment on the ongoing operations because they are still ongoing. But फिर सवाल ये कि जब आतंक के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, जब वायुसेना ने आतंक के अड्डे को मिट्टी में मिला दिया, तो फिर आतंकियों का आंकड़ा चाहिए क्यों? दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज नेशन। आतंकियों का आंकड़ा पूछने वालों को विदेश सचिव और एयर वाइस मार्शल की बातें भी याद रख लेनी चाहिए, जिसमें आतंक के अड्डे और सबूत दोनों के बारे में बताया गया था। Credible intelligence was received that the Jaish-e-Mohammed was attempting other suicide terror attacks in various parts of the country, and the Fidaiyin jihadis were being trained for this purpose. In the face of imminent danger, a preemptive strike became absolutely necessary. In an intelligence-led operation in the early hours of today, India struck the biggest training camp of the Jaish-e-Mohammed in Balakot. In this operation, a very large number of Jaish-e-Mohammed terrorists, trainers, senior commanders, and groups of jihadis who were being trained for Fidaiyin action were eliminated. This facility at Balakot was headed by Maulana Yusuf Azhar, alias Ustad Ghori, the brother-in-law of Masood Azhar, chief of the JEM. The government of India is firmly and resolutely committed to taking all necessary measures to fight the menace of terrorism. Hence, this non-military preemptive action was specifically targeted at the Jaish-e-Mohammed camp. हमारे पास मैंने जैसा कहा पहले कि हमारे पास एविडेंस है कि जो हम करना चाहते थे, जो हम टारगेट को जितना डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, जो इफेक्ट हमको चाहिए था वो हमको इफेक्ट मिल गया। 28 फरवरी को ही एयर वाइस मार्शल आरजी के कपूर ने यह साफ कर दिया था कि हिंदुस्तान के इस शौर्य का सबूत वायुसेना के पास मौजूद है, लेकिन फिर भी शूरवीरों का शौर्य सबूतों के फेरे में फंस गया। कोई 250 आतंकी मारने का दावा कर रहा है, कोई पूछ रहा है कि आंकड़ा आया कहां से है, और हम पूछते हैं कि आतंकियों के आंकड़े की जरूरत है ही क्या? जिस तरह का प्रमाण अमेरिका की सरकार ने उसामा बिन लादेन के बारे में
पूरे विश्व को दिया, उस तरह का प्रमाण हमको भी देना चाहिए। वो 250 लोगों की बात बताओ, हम राजनीति नहीं कर रहे, राजनीति ये कर रहे हैं। પુલવામાની અંદર ઘટના થતાની સાથે બધાને એવું હતું કે આ વખતે તો સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક ના થઈ શકે, હવે શું થશે, ત્યાં એલર્ટનેસ બહુ હતી। પરંતુ મિત્રો, નરેન્દ્ર મોદી સરકારે બરોબર 13માના દિવસે એર સ્ટ્રાઇક કરી 250 થી વધારે આતંકવાદીઓને 100 देश की वायुसेना ने पाक के घर में घुसकर आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया तो पाकिस्तान कराह उठा। दर्द इतना भर नहीं, आतंकी अड्डे पर हुए हमले के बावजूद पाकिस्तानी एयरफोर्स हिंदुस्तान पर अटैक करने निकल पड़ी, जिसे हिंद के शूरवीरों ने नाकाम कर दिया। लेकिन सियासत है जो थमती नहीं, दावों की भरमार है और दावों पर सवाल भी बेशुमार है। પુલવામાની અંદર ઘટના થતાની સાથે બધાને એવું હતું કે આ વખતે તો સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક ના થઈ શકે, હવે શું થશે, ત્યાં એલર્ટનેસ બહુ હતી। પરંતુ મિત્રો, નરેન્દ્ર મોદી સરકારે બરોબર 13માના દિવસે એર સ્ટ્રાઇક કરી 250 થી વધારે આતંકવાદીઓને 100 और जिस बेरहमी और बेदर्दी के साथ हमारे जो सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, उनके ऊपर प्रहार हुआ, और वो मैं दृश्य देख नहीं सकता था। हमारी जनता को सुकून मिलेगा ना, देश की जनता को, अगर हम देखें कि 250 लोग कैसे मरे, कैसे किस बहादुरी के साथ सेना के लोगों ने उनको मारा। हम चाहते हैं, वो परिवार भी चाहते हैं कि उनको दिखे। न ये दावा इकलौता है, न ये सवाल इकलौते हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भी ट्वीट कर बीजेपी की नीयत पर सवाल उठाया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रही महबूबा मुफ्ती ने भी अपने एक ट्वीट में एयर स्ट्राइक को लेकर कुछ ऐसी बात कह डाली जो बीजेपी को रास नहीं आ रही। कि जो सेना का बयान है जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि कुछ भी आधिकारिक नहीं कहा जा सकता है कि इस एयर स्ट्राइक में कितने लोग मारे गए। हमें तो सेना की बात पर पूरा भरोसा है। हमें तो लग ये रहा है कि अमित शाह जी को सेना की बात पे भरोसा नहीं है और वो सेना को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। एयर स्ट्राइक पर देश का विश्वास नहीं करना, हमारे सेना का विश्वास नहीं करना और सरकार का विश्वास नहीं करना, तो ये राजनीति से प्रायोजित है। अगर ये थोड़ा सा पाकिस्तान में कितने छपते हैं और वहाँ उनके बयानों को लेके कितनी राजनीति होती है भारत के खिलाफ, उस पर थोड़ा सोचेंगे, गौर करेंगे, तो मुझे लगता है ऐसे बयान देना शायद बंद कर देंगे। विपक्ष के सवाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हमलावर हैं। जामनगर की रैली में पीएम ने इसे सेना पर सवाल उठाने जैसा बता दिया। आतंकवादનો રોગચાળો જવો જોઈએ કે ના જવો જોઈએ, આતંકવાદને જડમૂળથી ઉખેડવું જોઈએ કે ના ઉખેડવું જોઈએ। મારે આ જામનગરના લોકોને પૂછવું છે, ભાઈ, તમને આપણા દેશની સેના જે કે એમાં ભરોસો છે કે નથી? સેના જે કહે સાચું માનવાનું હોય કે ના માનવાનું હોય? મારે પણ માનવાનું હોય કે ના માનવાનું હોય? પણ કેટલાક લોકોને પેટમાં દુખે છે, હવે એમાં એમને માથા વચકા પડે છે। ભાઈઓ બહેનો, આ દેશને ગર્વ થવું જોઈએ કે અમારી સેના તાકાત બતાવે છે। आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति का एक अभिन्न हिस्सा है। चुनाव के वक्त में सियासी पार्टियों के बीच वार पलटवार का सिलसिला भी अक्सर तेज हो जाता है, लेकिन मुश्किल ये है कि इस बार सियासत सेना के शौर्य को लेकर है। दावा करने वाले अपनी कह रहे हैं और सवाल उठाने वाले अपनी, और देश ये नहीं समझ पा रहा कि आतंकियों की मौत के आंकड़े में आखिर रखा क्या है, क्योंकि दुश्मन एक हो या 1 दर्जन, इससे फर्क क्या पड़ेगा। टीम न्यूज़ नेशन। सवाल यह है कि जब वायुसेना चीफ कह रहे हैं, जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कह रहे हैं, तो फिर सबूत क्यों चाहिए? और क्या सबूत मांगकर पाकिस्तान के एजेंडे को मजबूत नहीं किया जा रहा है? रात के अंधेरे में 26 फरवरी को पाकिस्तान का बालाकोट थर्रा उठा। पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद उड़ गई। हिंद के शूरवीरों ने सरहद लांघकर आतंक के अड्डे जमींदोज कर दिए। पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई, इसका ऐलान विदेश सचिव ने किया, वायुसेना अध्यक्ष ने किया, पाकिस्तान ने कबूल किया। लेकिन हिंद के शूरवीरों के शौर्य पर देश में ही सियासत तेज है। सबूत कार्रवाई के नहीं, मारे गए आतंकियों के चाहिए। नेता आतंकियों की लाश गिन रहे हैं, गिनवा रहे हैं और सबूत मांगे जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि कितने आतंकी थे, सबूत क्यों चाहिए?
वायुसेना ने हमला किया, वहाँ पे जो भी लोग रहे होंगे सब मारे गए होंगे। अब कितने थे कितने नहीं थे इसके बारे में इस वक्त कहना मेरे ख्याल से उचित और उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि ना तो वायुसेना वहाँ जनगणना कर रही थी। 296 भी हो सकते हैं और 304 भी हो सकते हैं, पर ऐसा माना जाता है कि करीब 300 के करीब, 200 से 300 के करीब आतंकवादी वहाँ मारे गए होंगे। पर कितने मारे गए ये एग्जैक्टली कहना मेरे ख्याल से किसी के लिए भी इस वक्त संभव नहीं होगा। खबरों के मुताबिक बालाकोट में चल रहे जैश के कैंप का सर्विलांस NTRO यानी नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कर रहा था। इस दौरान कैंप में मौजूद आतंकियों के मोबाइल सर्विलांस पर रखे गए थे। बताया जाता है कि NTRO ने तकरीबन 300 आतंकियों के मोबाइल फोन सर्विलांस पर रखे थे और एयर स्ट्राइक से ठीक पहले 300 फोन बालाकोट कैंप में एक्टिव थे। जाहिर है हिंदुस्तान के बदले के वक्त आतंकी कैंप में करीब 300 आतंकी मौजूद थे और आतंकियों पर हुई कार्रवाई के बाद जैश सरगना मसूद अजहर के भाई का एक कथित ऑडियो भी सामने आ चुका है, जिसमें वो कबूल करता सुना जा रहा है कि एयर स्ट्राइक में काफी नुकसान हुआ। जहां सारे दिन बैठकर रसूल की रोशनी में जिहाद को समझते थे, कश्मीर के मुसलमानों की मदद को अपने लिए फर्ज करार देते थे, वहां हमला हुआ। हिंदुस्तान ने अपने मुल्क से निकलकर हमारे मुल्क में दाखिल होकर हमारे मरकज पर हमला करके आज इस इक़दामी जिहाद को दिफाई शक्ल दे दी है। वो उड़कर बालाकोट तक आ गई। हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन सबूतों का संग्राम जारी है और सवाल यही है कि आखिर आतंकियों की लाश गिनकर होगा क्या। टीम न्यूज़ नेशन। बालाकोट एयर स्ट्राइक पर उठ रहे सवालों के बीच एक बात बेहद अहम है, यह सबूत कौन देगा? वायुसेना साफ कर चुकी है कि सरकार के पास सबूत हैं, वो जब चाहे जैसे चाहे उन्हें सबके सामने ला सकती है, लेकिन इसके बावजूद सबूत तलब किए जा रहे हैं। ऐसे में अब भारत सरकार पर है कि वो हमले के सबूत दिखाए या ना दिखाए। लेकिन पाकिस्तान इसे लेकर ऐसा प्रोपेगेंडा रच रहा है कि सरकार के सामने सबसे पहले इसकी धार कुंद करने की चुनौती है। पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर आतंकी धमाके के बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। पीओके के मुजफ्फराबाद, चकोटी और पाकिस्तान के बालाकोट में 21 मिनट तक की गई बम वर्षा ने आतंक के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। एयर स्ट्राइक की सुबह जिस तरह पाकिस्तान खिसियानी बिल्ली की तरह मिमिया रहा था और जिस तरह आतंक के अड्डों की तबाही की तस्वीरें आई थी, वो ये बताने के लिए काफी थी कि पाकिस्तान पर करारा वार हुआ है। बालाकोट में आतंक के अड्डे पर इंडियन एयरफोर्स के शूरवीरों ने जिस तरह धावा बोला, उसने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल कर रख दी। आतंक के खिलाफ ये कार्रवाई भारतीय सेना के पराक्रम का प्रमाण है, लेकिन बालाकोट में हुई कार्रवाई पर पाकिस्तान झूठ पर झूठ बोलता रहा है। पाकिस्तान इस कार्रवाई को मामूली बता रहा है। पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया कि पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई से घबराकर भारतीय लड़ाकू विमान जंगलों में बम गिराकर भाग गए। लेकिन हिंदुस्तान के एक्शन को पाकिस्तान के झूठा करार देने के पीछे उसकी अंदरूनी सियासत हो सकती है। अपनी छीछा लेदर से बचने के लिए इमरान खान की हुकूमत झूठा प्रोपेगेंडा फैला रही है। सवाल उठता है कि अगर पाकिस्तान को भारतीय कार्रवाई झूठी लगती है तो एयर स्ट्राइक के दिन उसके मंत्रियों ने भारत के हमले की बात क्यों मानी? पाकिस्तानी मीडिया पानी पी पी कर इमरान सरकार को कोसती रही। जवाबी कार्रवाई के लिए F-16 का इस्तेमाल क्यों किया और विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ने की जल्दबाजी में क्यों था पाकिस्तान? जाहिर है पाकिस्तान पर आतंक पर कार्रवाई करने का दुनिया भर के देशों का जबरदस्त दबाव था, लेकिन उसके बावजूद कंगाल पाकिस्तान हिंदुस्तान की एयर स्ट्राइक को झूठा बताता रहा। भारत की एयर स्ट्राइक के बाद बेइज्जत पाकिस्तान ने दावा करना शुरू किया कि इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट के जंगलों में बम गिराए, जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान ने निर्जन इलाकों की कुछ तस्वीरें भी जारी की, जिनमें गड्ढे और गिरे हुए दरख्त नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान का इरादा इन तस्वीरों के जरिए दुनिया को यही बताने का था कि इंडियन एयरफोर्स ने जहां बम गिराए वो सुनसान जंगली इलाका था, वहां किसी तरह का कोई आतंकी अड्डा नहीं था और इस एयर स्ट्राइक से किसी तरह का कोई नुकसान हुआ ही नहीं। जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान की सरकार और वहां की मीडिया की मजबूरी है कि वे अपने इलाके में आतंकियों के पलने की बात कबूल नहीं सकता, इसलिए बड़ी संख्या में आतंकियों के मारे जाने के बाद भी वो किसी भी तरह के नुकसान की बात से इनकार करता रहा है।
देखिए, पाकिस्तान की मजबूरी ये है कि वो दिखा नहीं सकता कि इतनी बड़ी संख्या में आतंकवादी उसकी ज़मीन पर पल फूल रहे थे और उनके खिलाफ उसने ना तो कोई कदम लिया ना उसको मालूम था। तो उसको ये दिखाना भी आवश्यक है कि ये लोग वहाँ नहीं थे, और अपने आवाम, अपनी जनता का मनोबल ना गिरे, इसलिए ये भी दिखाना आवश्यक है कि भारतीय सेना की जो कार्रवाई थी उसमें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो ये उन पाकिस्तान की कोशिश रही है और इसी कारण वो इस संख्या को न मानने से तैयार है, न कभी मानता है कि वहाँ पे लोग मारे गए। जिस तरह से पाकिस्तानी सरकार और मीडिया हिंदुस्तान के एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े कर रही है और धमाकों से हुई तबाही का सबूत मांग रही है, उससे पाकिस्तान पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। एयर स्ट्राइक के बाद एयरफोर्स ने कहा था कि वक्त आने पर एयर स्ट्राइक के सबूत भी दे दिए जाएंगे, लेकिन ये भारत सरकार पर है कि हमले के सबूत दिखाए या पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को नजरअंदाज करे।